कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम उसी वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ पे हम ड्रॉप होते हैं। ये हमने निकाला, तो सेकेंडरी साइड का जो E2 आएगा उसको हमने ठीक है निकाला। E2 इज इक्वल टू V2 I2 Z2। ये सारे फार्मूलाज हैं जो डेवलप्ड ऑलरेडी, मतलब डिस्कस हुआ है जो पिछले इन्हीं स्लाइड्स के जो पहले वाले पार्ट्स में, जो प्रीवियस लेक्चर में थे। अच्छा, तो ये हमने निकाल लिया E2। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है वो ये है, E2 माइनस V2 अपॉन P2 मत, ठीक है। तो ये 229 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220, तो हमने निकाला, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारी आई 4%, जो कि अच्छी है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ये ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड हमारा था, जो हमने प्रॉब्लम कर दिया। इसमें अभी किसी को जो भी कंफ्यूजन हो जरूर डिस्कस करें, पूछें। ये क्लियर है सबको? सर ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मेन पर्पस क्या होता है, यानी इसकी जो मेन यूजेस है वो कहाँ होती है? प्रैक्टिकल जो सर्किट जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर में जो उसके नो करंट लॉसेस, जिस तरह यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने यही पॉइंट बताए। ओपन सर्किट टेस्ट इसलिए कहते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में कुछ भी लोड ना हो, तो उस टाइम उसमें नो लोड करंट कितना होगा, जो कि एक्चुअल में आई नॉट, एंड आयरन लॉस कितना होगा, उसको मालूम करने के लिए। और जो शॉर्ट सर्किट है वो आपके पास इसलिए हम यूज करते हैं, जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस, मतलब जब आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर फुल लोड हो तो उस टाइम उसमें कितने लॉसेस होंगे, उसको मालूम करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अगर सिर्फ समझाने के लिए YouTube पे एक वीडियोस मैंने निकाली हुई हैं, जो कि प्रैक्टिकली एक परफॉर्म कर रहा है, किसी ने इसकी रिकॉर्ड की है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ये देख रहे हैं? अब ये पूरी वीडियो, ये वीडियो है, इसमें ये ट्रांसफार्मर के जो है परफॉर्म कर रहा है ओपन शॉर्ट सर्किट। प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि 230 का है, और उस पे ये कर रहा है। अच्छा, ये नेटवर्क का इशू हो जी गया। सर, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, आप इसको वीडियो को खुद देख लीजिएगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कि देखो ये प्रैक्टिकली चीजें परफॉर्म होती है, ये पैरामीटर्स मालूम करने के। जब ये आपको पता चल जाता है कि तो आपको उससे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की कितनी इफिशियंसी है वो मालूम कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? मतलब ये जो टेस्ट ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा सवाल है कि हम मतलब करते क्यों, हमें क्यों इतना वो टेंशन लिया हुआ है, उसको फिजूल में इतनी मतलब एफर्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होती है कि चीजें हम एनालिसिस करते हैं कि भाई जब कुछ भी लोड ना दिया होगा ट्रांसफार्मर का क्या होगा, कितना करंट वो करेगा, कितने हीट वो लॉसेस होंगे, फिर जब हम फुल लोड देंगे तो कितना लॉस होंगे। फिर आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई हम मतलब लॉसेस क्यों मालूम कर रहे हैं? ठीक है, हमें पता है कि एफिशिएंसी अच्छी है ट्रांसफार्मर की, हम क्यों मालूम कर रहे हैं इतनी मेहनत? भाई ये इसलिए क्योंकि हमें लॉसेस जो होते हैं ना ट्रांसफार्मर इनसाइड, ये ऑलमोस्ट सारे लॉसेस जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ द हीट डिसिपेट होते हैं, मतलब वो हीट जनरेट करते हैं। तो उस हीट को भी कंपनसेट करना होता है, तो आपको पता चलेगा कि कितने लॉस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उतनी हीट जनरेट होगी। उस हीट की वजह से फिर आपके उसमें ट्रांसफार्मर में इस तरह से इंटरनली उस हीट को कंपनसेट करवाना होता है। जो वाइंडिंग्स है ना इनसाइड, उसमें हीट को कंपनसेट करना पड़ता है, उसको कूल करवाना पड़ता है। तो इस बेस पे ट्रांसफार्मर की बहुत सारी अलग कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट हीटिंग को कंपनसेट करने के लिए यूज होता है। एक तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में इनसाइड ऑयल डाल देते हैं। आपने अगर देखा हो ट्रांसफार्मर, कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर जो उसमें इनसाइड ऑयल पड़ा होता है,
मतलब उस ऑयल में अंदर पूरी वाइंडिंग्स पड़ी हुई। कभी देखा है ऐसा ट्रांसफार्मर? कभी ऐसा ट्रांसफार्मर देखा है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो। जी सर। जी सर, आ रही है। ओके, जो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों तो ठीक है, तो मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में इनसाइड ऑयल भी होते हैं, ठीक है। उसको ऑयल जो कूलिंग उसमें मैकेनिज्म होता है। सो ये ट्रांसफार्मर इस तरह का कभी देखा है? ट्रांसफार्मर इनसाइड ऑयल देखा है? जी सर। ये सिर्फ उसको कूलिंग करने के लिए, उसका पूरी फिजिक्स है उसके पीछे, वो किस तरीके से वो कूलिंग करता है। ऐसे नहीं है कि बस जस्ट ऑयल डाल दिया, मगर उसके बाद ऐसे भी हैं जिनको कूलिंग की जगह सिर्फ जो फैंस लगे होते हैं, मतलब पंख हवा हवा के थ्रू वो दूसरे जो इस तरह के बहुत सारे जो तरीके किए जाते हैं, उसको इनसाइड जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है उसको कूल रखने के लिए। तो डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज लेवल पे कितनी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, उसमें कितने लॉसेस होंगे, और उस बेस पे ना सारी मैकेनिज्म्स हैं, और कितना फास्टली उस हीटिंग को कंपनसेट करता है वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद उसको करता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर की ओवरऑल ओवरव्यू आई होप कि अच्छा हो गया होगा, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अब मैं क्विकली आज के लेक्चर में ना 2-3 चीजें जो कि सिर्फ आपको नो हाउ देना चाह रहा हूँ, आपको आइडिया हो कि क्या होता है। ट्रांसफार्मर की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एक कैटेगरी है ट्रांसफार्मर्स की, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर्स कौन से क्या होते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर यूजुअली यूज इन एजुकेशनल लेबोरेटरी एज वेल एज इन दी टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक्चुअली में ऑटो ट्रांसफार्मर है क्या? ये तो हो गया यूज। ये ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, कंटिन्यूस वाइंडिंग, दैट इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये बात समझ में आई आपको वारिस, या नहीं? हेलो। सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वेंशनली हम जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी साइड की, दूसरी सेकेंडरी साइड की। ऐसे ही होता है ना, हम ऐसे ही अभी तक बात करते आ रहे हैं। मगर जी इसमें जो सर। ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जिसको हम कहते हैं, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, और वही एक ही वाइंडिंग जो है हमारी प्राइमरी भी है, एज ए सेकेंडरी का रोल भी प्ले कर रही है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ये डायग्राम? ये एक वाइंडिंग है, जी सर। एक ही वाइंडिंग है, ये फुल वाइंडिंग, इसमें हमने सप्लाई दे दिया और यहाँ से हमने आउटपुट ले लिया। तो ये इसकी वजह से सिंगल कॉइल ट्रांसफार्मर होगा, ये एक ही कंटिन्यूअस वाइंडिंग है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, और इसमें भी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है। ठीक है, ये स्टेप डाउन है कि आपने फुल कॉइल को वोल्टेज दे दिया, और कॉइल के बीच में से कहीं से आपने आउटपुट ले रहे हैं, तो ये आउटपुट कम ही आएगा। ठीक है, और जो आपके पास स्टेप अप है उसमें क्या होगा? उसमें ये वाला मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो V1, और ये आपकी सेकेंडरी साइड है जहां से आपको आउटपुट मिल रहा है। बात क्लियर हो गई? ये सिर्फ मैं जी आपको सर। नो हाउ दे रहा हूँ कि इस तरह का भी ट्रांसफार्म हो रहा है, ट्रांसफार्मर होता है। अब हम इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जा रहे, मगर आपको फेमिलाइजेशन हो जाएगी कि ये होती क्या चीज है। ठीक है, कि कभी अच्छा, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं इस पे प्रॉब्लम पे नहीं जा रहा, ये शेयर कर दूंगा, मगर आपको सिर्फ समझा दूं। बाकी सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है ना, टर्न रेशियो, वो वाले फार्मूले, सारी चीजें वही अप्लाई होंगी। ठीक, अब दूसरी कैटेगरी। सर आपसे क्वेश्चन करना था।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें। सर वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। कर सकता हूँ, इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप किसने मना किया? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हम चार्ज फ्लो करवाते हैं तो नेगेटिव ही चार्ज फ्लो क्यों होते हैं? चार्ज फ्लो करवाते हैं। जी सर, तो नेगेटिव चार्ज क्यों फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में? पहले ये बताओ करंट होता है क्या, करंट बताओ मुझे। सर फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो आपके पास किसी भी मटेरियल में जो अपने वैलेंस कौन सी चार्जेस होती हैं, मतलब जो अपने मदार जो उसका होता है ना, जिसको हम फ्री चार्जेस कहते हैं, या ऐसे मटेरियल जिसमें जो आपके पास चार्जेस होते हैं जिसमें कोई भी वो नहीं होता, वो फ्री होती हैं वैलेंस बॉन्ड में। सर वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यही यही वजह है कि हमारे पास जो चार्जेस होती हैं उसमें जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, क्योंकि वही एक जगह से दूसरी जगह जंप हो रहा होता है। और उस वजह से जो आपका फ्लो ऑफ चार्जेस होता है ना, जो एक्चुअली चार्जेस जो फ्लो होती हैं जिसकी वजह से करंट हमारा होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस वजह से ही हमारे जो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो होती हैं। हाँ, बहुत सारे एक केस होता है जिसमें हम जो कहते हैं ना, आपको अगला हमारा आएगा नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उसमें पढ़ाऊंगा, जिसमें नेगेटिव चार्जेस फ्लो तो नहीं होता मगर मैकेनिज्म इस तरीके का बनता है कि जिसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस, या उसको हम होल्स कहते हैं, पॉजिटिव होल्स। ये सेमीकंडक्टर्स में होता है सिनेरियो, ठीक है। उसमें वो पॉजिटिव साइड का भी करंट जो चार्जेस फ्लो का मैकेनिज्म बनता है। बात क्लियर होगी आपको, अंडरस्टैंड हो गई, या अभी मजीद इसमें नहीं सर, क्लियर है, बस ये कंफर्म करना था। ठीक है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, आप बेशक डिस्कस कर सकते हैं, या आपको कोई कंफ्यूजन हो या आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है कि डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अब थोड़ा समझाएं, क्या समझा उससे आपने, नेगेटिव चार्जेस ही क्यों होती हैं? तो अरे सर एक दोबारा पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने पॉइंट बताई है तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में, ताकि मुझे आइडिया हो आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है इसके बारे में। सर आपके कहने का मतलब ये था कि क्या नाम है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल में होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वो ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, जो तो चार्ज यही मेन वजह है कि उसमें इस वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हाँ बाकी जो शेल्स होते हैं उनमें तो बैलेंस होते हैं। जो हमारा लास्ट का जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पोजीशन उनकी थोड़ी वीक होती है, तो इस वजह से वो इजीली फ्लो कर जाते हैं आगे। हाँ, वो आउट जंप करते हैं, वो एक से दूसरे दूसरे इस तरीके से हमारे पास जो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे क्रिएट होती है, उससे फिर वो हमारे पास एक करंट का फ्लो होता है। और क्योंकि उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो उस वजह से करंट का जो फ्लो, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से ही करंट होता है। और वो जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं, जो हमारे हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, सारी चीजें उससे ये फिनोमिना क्रिएट होता है। ठीक है, आई जी होप सर। के ओके। पॉइंट क्लियर हो गई होगी यकीनन आपको। जी सर, बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अच्छा, अब दूसरे ट्रांसफार्मर्स जो के हैं, जो एक और कैटेगरी है, मैं क्योंकि आज ना ट्रांसफार्मर के जो चैप्टर को पार्ट को चैप्टर ना यहाँ पे क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो इसके बाद हम अगले जो लेक्चर में इंशाल्लाह अगले पार्ट में आएंगे। जो इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं, जो हमारे, आपने शायद नाम बड़े फेमस सुने होंगे, सीटीपीटीज सुना हुआ है नाम इंडस्ट्रीज में या कहीं पे भी, सीटीज पीटीज? नो सर। अच्छा, नहीं सुना। ये नो सर। ये जब हमारे पास क्या होता है, अब मिसाल लो हायर लाइन से, अब हम कह रहे हैं कि भाई आपको करंट मेजर करना है ना, तो हम वो उसको सीरीज में लगाना है एमीटर को, और वोल्टेज मेजर करना है तो पैरेलल में लगाना है। अब आप मिसाल दो रहे, सीरीज में लगाने के लिए सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप जो है ना, मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो 11 केवी की लाइन जा रही है, मुझे इसका करंट तो बताओ। क्या आप उसको पहले ब्रेक करके फिर एमीटर लगाएंगे, फिर उसमें से करंट मालूम करके बताएंगे क्या मुझे? ऐसे करेंगे?
मेरी पॉइंट समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? नो सर। पॉइंट समझ में नहीं आई? जब भी हम करंट कभी नहीं सर। करंट मेयर किया है कभी किसी छोटे मोटे सर्किट को कभी किया है? डिप्लोमा में कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में किया हो सर शायद। खुद नहीं किया। वैसे जो प्लांट में जिनके कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इलेक्ट्रिकल टीम आके जो चेक करती है वही देखा है, सिर्फ बाय हैंड नहीं किया। बायन नहीं किया। जनरली जो सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, इनका करंट मेयर करने के लिए आपको पहले सर्किट में सीरीज में मीटर लगाना पड़ता है। सीरीज में क्यों चाहिए? इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट की जब आप लैब परफॉर्म करेंगे ना, तो वो आप खुद भी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे पहले मुझे सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है, यहाँ पे मीटर को सीरीज में लगाना पड़ता है, तब जाके वो मेरा परफॉर्म होता है। अब ये तो छोटे वोल्टेज के लेवल पे तो ठीक है, बात समझ में आती है। जब जब हायर वोल्टेजेस होते हैं तो उस टाइम करंट को मेयर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेक करना, उसमें एमीटर सीरीज में रखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है और उसमें बहुत सारे फिनोमेना और भी क्रिएट होते हैं। तो पॉइंट ये कि हम हायर वोल्टेजेस को डायरेक्टली मेयर नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हम हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से हमें हायर करंट को लोअर करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो काम होता है ना, वो हम ट्रांसफार्मर के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, हमारे लिए काम करते हैं, उनको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए यही है जो मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट आर नॉर्मली हाई इन द पावर सिस्टम नेटवर्क। जिस तरह नॉर्मली हमारे पास घरों में पावर आ रहा है 220, मगर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह ये सारी चीजें जो लगी हुई ये 1000 वोल्टेजेस में होती हैं, और इसमें जो करंट्स भी होते हैं वो बहुत हाई रेटिंग्स के होते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनके जो करंट और जो वोल्टेजेस होते हैं, इनको पहले लोअर लेवल पे लेके आते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? इस तरीके का होता है, ये वाला। इसमें ये क्या करता है, आपका जो हायर करंट जो होता है, इसको पहले लोअर पे लेके आता है। जब लोअर पे हो जाता है तो हम उसी ट्रांसफार्मर के जो सेकंड एंड पे एक सीरीज में एमीटर लगा देते हैं, और वो हमें करंट मालूम करके बता देता है। और जो इसका रेशियो होगा वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस लाइन में करंट कितना जा रहा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम सीटीज कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, और शार्ट में इसको सीटीज कहा जाता है। ये लिखा है, द करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द step down the high magnitude of the current to the rated value of the ammeter and the current coil of the wattmeter। ठीक है, जो हायर करंट है उसको पहले लोअर पे लेके आता है, और सेकंड एंड पे उसमें एमीटर लगा होता है, और फिर उससे हमें करंट मालूम हो जाता है। एग्जैक्ट सेम वे जो है हमारे पास पोटेंशियल्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो हायर वोल्टेज है उसको वो पहले लोअर वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है, और फिर उस की सेकेंडरी साइड में आपके पास वोल्ट मीटर लगा होता है, और वो फिर हमें वोल्टेज मालूम करके बताता है। और फिर उससे जब हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये डाउन करता है तो इसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, वो से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें एक्चुअल उस लाइन का वोल्टेज मिल जाएगा जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं। तो विदाउट ब्रेकिंग द नेटवर्क हम यहाँ पे हायर करंट्स को मालूम कर सकते हैं ड्यू टू दी सिटी, और विदाउट ब्रेकिंग दिस जो नेटवर्क में हम डायरेक्टली बड़े हजार्डस वोल्टेज के को हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी पीटीज। तो एक्चुअली में दोनों का फिनोमेना वही हो रहा होता है बैक एंड पे, कि ये दोनों स्टेप डाउन ही कर रहे हैं, मगर इन दोनों की एप्लीकेशन के हिसाब से एक सिर्फ करंट मालूम करता है, दूसरा हम उसको सीटी बोलते हैं, और दूसरा वोल्टेज मालूम करता है तो उसको हम पीटी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर। बात क्लियर होगी? पॉइंट जी सर। ठीक है, तो इसी रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ लें। शोका साहब क्लियर है? ओ असद रहमान, असद, जी सर क्लियर है। ओके गुड। सो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक वीडियो से मैं समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैं इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ओवरऑल पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने चीजें कवर कर ली हैं, उसके विद प्रॉब्लम जो बेसिक मतलब इंट्रो की हद तक आपको अब आई होप के समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होता है, किसको क्या क्या कहा जाता है। अब ऐसी बात है, ये चीजें यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इनके हर एक की अपनी अपनी डेप्थ में जाएंगे तो और भी मजीद सीखने को हमें जो ना मिलेगा। सो सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है।
अब बेहतर है? जी सर। सर आपसे क्वेश्चन था, जब हम इसका करंट डाउन कर देंगे तो हमारे को करंट की एक्चुअल वैल्यू कैसे पता चल जाएगी इसमें? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। और ये यूं है, देखो ये करंट है 100 एम्पियर, सही है। मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाया जो स्टेप डाउन है, जिसका रेशियो है 10। स्टेप डाउन मतलब स्टेप डाउन करने का रेशियो है 10। मतलब मैं इसको जो भी इनपुट दूंगा वो मुझे डिवाइडेड बाय 10 करके देगा, मतलब 10 टाइम्स रिड्यूस करके देगा। आई बात समझ में? यहां तक बात क्लियर होगी? अब क्या हुआ, मैंने जी सर। सीटी लगा दिया और मैंने इसको यहाँ पे लगाया, इसने 100 एम्पियर को इसने डिवाइड कर दिया 10 एम्पियर में, और 10 एम्पियर को मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो मुझे मिला 10 एम्पियर। तो मुझे सेकेंडरी साइड पे 10 एम्पियर मिला जो कि स्टेप डाउन है। एक्चुअल तो मेरा 100 एम्पियर था। तो ये कैसे होगा? फिर हम जो ये हमारा रेशियो है ना, मुझे ये पता है कि सीटी का रेशियो इतना है, सीटी का रेशियो इतना है, वो इसके साथ रेशियो को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें वो ओरिजिनल करंट मिल जाएगा जो जितना था। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। और सेम तरीके से उसमें वोल्टेज में होता है। ये ट्रांसफार्मर रेशियो है ना, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। अब ट्रांसफार्मर ये जितने भी हैं सिंगल फेज के हैं, मतलब इसमें एक ही हम सप्लाई लगाते हैं तो उससे हमारे पास वो आता है। ट्रांसफार्मर, दूसरे ट्रांसफार्मर जो होते हैं हायर पावर्स के लिए, उनको हम कहते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर भी वही होते हैं जो नॉर्मली ट्रांसफार्मर होते हैं, मगर इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं। ये जो मैंने इसलिए वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपको नजर आ रही हो, ये नजर आ रही है? ठीक है। जी सर। ये तीन जो कॉइल्स होती हैं ये इस तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो 3 जब आ जाती हैं चीजें तो 3 जो इसको हम कहते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर, हर एक को एक एक फेज देते हैं और उससे हर एक से एक एक आउटपुट आता है। मगर यहाँ पर एक और इशू है, जब 3 चीजें हो तो 3 चीजों को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं? वाई डेल्टा याद है आपको, जो हमने रेजिस्टर्स में पढ़ा था, 3 रेजिस्टर्स को किन किन फॉर्म में हम कनेक्ट कर सकते हैं? असद? नो सर, रिवाइज करना पड़ेगा वो। वाई डेल्टा मतलब एक वाई का कनेक्शन होता है, दूसरा डेल्टा का कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है, जिसमें एक्चुअल में समझो कि 3 ट्रांसफार्मर को हमने समझो कंबाइन किया हुआ है, एक हर एक का अलग अलग। तो फिर 3 प्राइमरी साइड है कॉइल्स और 3 सेकेंडरी साइड है। तो 3 जो आपके पास चीजें होती हैं उनको हम 2 फॉर्म्स में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो वाई में या डेल्टा में। तो उस तरीके से हमारे पास जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसके जो कनेक्शंस बनते हैं वो 4 टाइप्स के बन जाते हैं। या तो प्राइमरी साइड में भी वाई हो और सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है 3, उनको भी वाई में कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे को हम कहेंगे वाई वाई कनेक्शन ट्रांसफार्मर। अब फिर जो प्राइमरी साइड वाई हो, सेकेंडरी साइड आपकी डेल्टा फॉर्म में हम कनेक्ट करते हैं तो उसको वाई डेल्टा करेंगे। या प्राइमरी आपकी डेल्टा में हो, सेकेंडरी वाई में हो, तो उसका डेल्टा वाई कह देंगे। और जब दोनों को डेल्टा में कर दें तो उसको डेल्टा डेल्टा। ये 4 सिनेरियोस बनते हैं। उस तरीके से 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, 4 टाइप जो टाइप्स के कनेक्शन बनते हैं। अब ये सिर्फ यहाँ तक मैंने इसको बताना था, यहाँ तक। बाकी इसको मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मगर 3 फेज ट्रांसफार्मर का आइडिया होना चाहिए कि ये इसके कनेक्शंस किस तरीके से हो सकते हैं। कोई क्यूरी हो उसमें से रिलेटेड तो पूछ लें। सर ये जो आपने कनेक्शन बताए इसके, ये हर इसके उसमें जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, हर किसी में अलग अलग होंगे? जो 3 फेज ट्रांसफार्मर सब में एक होंगे? नहीं, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन है, सिनेरियो के ऊपर है कि किस जगह पे कैसे यूज होता है। ठीक है। जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन से कहते हैं, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से जो एक्चुअल में हमारे पास घरों में लाइनें आ रही होती हैं, तो ऐसे ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं जो डेल्टा टू वाई होता है। क्यों? 3 फेज ट्रांसमिशन जो लाइन चल रही होती है वो डेल्टा फॉर्म में होती है, फिर वो हमारे पास यहाँ पे वाई में कनेक्ट हो जाती है, तो उससे एक न्यूट्रल निकलता है।
ये पूरे एक पावर सिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल है, वाई वाई और डेल्टा वाई। मगर कनेक्शन जो 3 वाइंडिंग्स होती है ना, या तो वाई होगा या डेल्टा, तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये यानी कंडीशनल है ये सारे। हाँ, कंडीशनल बहुत सारी देखो, अब जिस तरीके का कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फिक्स होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके का है, ये होगा तो उसका, मगर अगेन जो ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन है तो उसमें सिर्फ यही कनेक्शन होगा, स्टेप अप है तो उसमें सिर्फ यही होगा, इस तरह हम नहीं कह सकते। ओके सर। और यही सेम सिनेरियो जो है ना आपका जो 3 फेज मोटर्स होते हैं ना उसमें होता है, और उस वजह से उसमें भी 3 फेज में जो वाई डेल्टा कनेक्शन जो आपने इंडस्ट्री में, तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो ये आपने कॉमन सिनेरियो देखा होगा, वाई डेल्टा स्टार्टर देखा है कभी, मतलब ये सिनेरियो सुना हुआ है? नो सर, मैकेनिकल में हमारा इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं होता इतना खास। सही, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो है ना वो ज्यादा डेप्थ में जाता है, मगर इतना अब आपको आई होप के आइडिया हो गया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इससे आपको अब बेसिक्स के तक तो पता हो कि हाँ ये इस तरह की कोई चीज होती है। जी सर। ठीक है, तो सर एक मोटर से कोई 2 सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं? 2 सिस्टम मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, आपका मतलब क्या है? सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यंग फूड में जॉब करता हूँ ना, जिसमें चॉकलेट डिपार्टमेंट में, सही है। तो उसमें जो है एक मोटर लगी हुई है, उससे हम एक एजिटेटर और एक सर्कुलेशन सिस्टम भी चला रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल है? हाँ, डिपेंड करता क्योंकि है अभी हाँ ये तो अच्छा है, आपने क्वेश्चन अच्छा किया, लेकिन मैं आप मैकेनिकल के हैं तो आपको 2-3 चीजें ज्यादा आइडिया होगा बने दूसरे के। आपको एक पता होगा टार्क, जी टार्क सर। का आइडिया होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मिसाल लो आप जो जिन मशीनों को रोटेट करवा रहे हैं उनको, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका टार्क रिक्वायर्ड उस स्पीड पे रखने के लिए कितना है। अगर फास्ट सपोज उन दोनों जिन सिस्टम को आप ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं उन दोनों को कंबाइन जो जितना भी उनका टार्क बनता है, आपका मोटर जो है उसका मैक्सिमम जो मैकेनिकल टार्क वो जनरेट कर सकता है उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो बेशक हम एक मोटर पे 2 सिस्टम लगा सकते हैं। हाँ, अगर फॉर सपोज आप जो है आपका जो मोटर का जो टॉर्क जनरेशन मैक्सिमम जो है वो कम है, जो कि आपका रिक्वायर्ड मशीन जो है जिसको ऑपरेट करवा रहे हैं उसके टॉर्क से, तो फिर आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ना इस वजह से ना आप हम जो अगर आपने लेक्चर सुने हो तो 3 फेसिंग हम जब डीसी मोटर का कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास 2 चीजें होती हैं जब एक इलेक्ट्रिकल को हम कन्वर्ट करते हैं ना मोटर को, तो 2 चीजें हमें आउटपुट में मिलती हैं। क्या? एक आपका सर होता है, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। एक आपका होता है टॉर्क, दूसरा होता है स्पीड, उससे मिलके आपका बनता है मैकेनिकल पावर। ऐसा ही है ना? ये तो मैं हमें डिप्लोमा आपका जो जी मैकेनिकल सर। सेक्शन में आप इस चीज को बेहतर जानते हैं, टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी कैलकुलेशन वगैरह, तो वो इस पे डिपेंड जी करता सर। है। ऐसे भी क्वाइट पॉसिबल है कि आपको एक एक सिस्टम को बहुत हैवी हो और उसको जब रोटेट करवाना हो तो उसके लिए फिर आपके पास एक मोटर काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि एक मोटर का टार्क इतना जनरेट ही नहीं हो रहा उन उसको उस हैवी मशीन को चलाए, तो फिर आपको फिर दो भी एक दोनों एंड से कनेक्ट करने पड़ते हैं। ये कंप्लीटली उस पे जी सर। डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। सर वोल्टेज में वेरिएशन हो सकती है? मतलब किस जगह की आप बात कर रहे हैं, किस जगह पे सर वेरिएशन? यानी जो मैंने आपको मोटर बताई है ना, हम्म तो उसमें जो है कभी उसमें 248 वोल्टेज हो जाते हैं, कभी 250 वोल्टेज हो जाते हैं, कभी 252 वोल्टेज हो जाते हैं। इस वेरिएशन की वजह? अब मुझे पहले तो सिनेरियो देखना पड़ेगा कि अब किस उसके टर्मिनल पे जो आ रहा है। हाँ, बाकी देखो सप्लाई की तरफ से भी वोल्टेज चेंज होते रहते हैं। इवन जो हमारे घरों में मिसाल लो DFD में? ये जो हमारे पास घरों में मिसाल लो सप्लाई होती है, इवन यहाँ पर भी हमारे पास वोल्टेजेस ना जो चेंज होते रहते हैं। मिसाल लो कभी-कभी लाइट हम कहते हैं डिम में कि 160 वोल्ट आ रहा होता है, कभी मिसाल लो 230 आ रहा है, 222 आ रहा है, वो थोड़ी सी वेरिएशन जो है ना
वो वैसे अलो भी होती हैं 5 से 10%, मतलब एक रेशियो है जिसपे आप उस रेंज में आप अपना वेरी करवा सकते हैं। मतलब ये होता है, ये सही फ्लेक्सिबिलिटी पे रखता है। बाकी एग्जैक्टली ये जो आपके पास जो मोटर को है ना, मिसाल लो कभी-कभी मोटर पे कुछ भी लोड नहीं होता, तो उस टाइम जो वो उसका जो पूरी फिजिक्स है उसके बैक एंड पे, तो वो किस तरीके से चीजें एडजस्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, वोल्टेज और करंट से ही एडजस्ट करता है चीजें। कि मिसाल लो लोड ज्यादा आ जाता है, तो वो किस तरीके से आपका ज्यादा करंट को ड्रा करता है, उसके टर्मिनल वोल्टेज पे इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये तो बात है। मगर अच्छी मशीन यही होती है कि जिसमें आइडियल कंडीशन यही हो कि आपके पास मिसाल लो ये कल ही तो मैंने पढ़ाया था जो क्या कल क्या प्रीवियस लेक्चर का जो था वाटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वो यही तो है कि मिसाल लो आप जब ट्रांसफार्मर में कुछ भी लोड नहीं लगा हुआ तब उसका वोल्टेज मालूम करें, और जब आप ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे चलाएं तब उसका वोल्टेज मालूम करें। आइडियल कंडीशन में दोनों बराबर होने चाहिए, मगर प्रैक्टिकल कंडीशन में ड्यू टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इम्पैक्ट्स उसकी चेंज होती है, उस वजह से हम उसकी वोल्टेज रेगुलेशन निकाल दें। ऐसे हमें ये पता चले उसमें वोल्टेज टर्मिनल्स में वेरिएंस कितनी होती है। तो ये सारी वैल्यूज जो है ना कैलकुलेशन आपके मोटर्स के लिए भी होती हैं। मेरी पॉइंट समझ गए आप? जी सर, जी सर। ठीक है। बाकी जो है ना आपके पास मोटर में दो चीजें होती है ना, एक तो टार्क भी हो गया, दूसरा स्पीड। तो जो आपके जो स्पीड होता है, क्योंकि वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह, वो आएगा एसी मशीन। तो एसी मशीन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से होती हैं, फिर हमारे पास वो वीएफडी वगैरह यूज होती हैं, जो आप जिसका जिक्र कर रहे होते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वगैरह। तो वो किस तरीके से हमारे उस मोटर की स्पीड को हम जी सर। कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पीड कंट्रोल आपके पास ना दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंडस्ट्री में, एक स्पीड कंट्रोल, दूसरा टार्क का कंट्रोल। कि कहीं पे मिसाल टार्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है और कहीं पे स्पीड की कंट्रोल, और फिर ये स्पीड की जो कंट्रोल है कितनी जल्दी में आप एडजस्ट करते हैं। ये सारे जो पैरामीटर्स है ना, यही एक्चुअल इंजीनियरिंग है, इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करना, कंट्रोल करना, और ये सारे डिवाइसेस इस चीज के लिए ही तो है। ओके सर। बात क्लियर होगी? जी सर। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छी डिस्कशन आपने की, ये तो अच्छा है कि आप अपना चीजें ये कर रहे हैं, इससे और भी मजीद चीजें एक दूसरे को लर्न करने को मिलती हैं। और आया करें क्लास में। आप फर्स्ट टाइम मैंने आपको इस तरह की डिस्कशन करते सुना है, मतलब पहले लेक्चर्स में नहीं आया थे तेरे का, या नहीं साइलेंट सर, हो? वो दरअसल मैं पहले कहीं और जॉब करता था ना, तो आपकी क्लास तो अटेंड करता था, बट ये है कि गाड़ी में होने की वजह से मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता था आपसे। तो ये है नहीं क्या, वो अच्छा जॉब क्विट है। कर दिया, दूसरी जगह जॉब की है, तो अच्छा ये इस अच्छा, वजह से तो मैं आप फ्री हो गया हूं, तो सवाल जवाब करो। ये बहुत अच्छा है कि इस तरीके से करें, ताकि इंटरेक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे को ना मतलब पता तो चलेगा, आप क्वेश्चन करें तो समझ में आ रही होती चीजें, तभी तो बंदा पूछता है, नहीं तो हाँ हाँ ओके सिंपल सर। करते रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम फिर मुलाकात, मतलब मुलाकात क्या, वो वॉइस पे ये लेक्चर करेंगे, और बाकी जी प्रीवियस सर। सारे लेक्चर सुन लें। और असाइनमेंट और क्विज में क्विज अनाउंस करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली इस संडे को, या संडे को रख या मंडे को, कोई एक दिन देखता है क्विज हम अनाउंस में करता हूँ। ठीक है, जो उसी का टॉपिक यही होगा, सर इस मतलब वीक नहीं कीजिएगा, इस वीक अभी इस वीक दो नेक्स्ट। पेपर रह गए अभी हमारे ना इस वीक में। अच्छा चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट तो वीक पे हो कर सकता लेता है कि हूँ। सैटरडे को हमारा। ठीक है, ओके ये सर, भी थैंक यू। ओके मुनासिब है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट वीक में कर लूंगा, और असाइनमेंट भी इसी पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ना मैंने आपको कहा था, इस सब्जेक्ट के टोटल 3 पार्ट था। एक था बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, दूसरा है जो मशीन एंड ट्रांसफार्मर, जिसमें आपके पास एसी और डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर, ये पार्ट। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट, जिसमें तीनों के बेसिक्स ही हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही यही है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट पहले क्लियर कर लिया था, उसमें असाइनमेंट क्विज हो गई थी। सेकंड पार्ट आज ना इसके साथ ही ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो इसकी असाइनमेंट क्विज होगी। और थर्ड पार्ट इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तीनों पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे, और हमारे ये जो है ना उनकी एक एक असाइनमेंट और क्विज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ मैं लेक्चर ओके को सर। एंड कर रहा हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। ओके अल्लाह।